हेलो दोस्तों, एलएलबी तृतीय प्रश्न पत्र 6 सेमेस्टर के लिए जिसका कि नाम है साम्य न्यास एवं वैश्वासिक संबंध, इक्विटी ट्रस्ट एंड फिड्यूशियरी रिलेशन। इसके ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आपके सामने हैं। 2-3 बार सुनेंगे तो ये लर्न भी हो जाएंगे और 6 सेमेस्टर के लिए, थर्ड प्रश्न पत्र के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब भी करिएगा। साम्य विधि के लिए, न्यास एवं वैश्वासिक संबंध के लिए क्वेश्चन इस प्रकार है। आधुनिक पहला क्वेश्चन है, आधुनिक साम्य विधि का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक जो साम्य विधि है इसका जनक कौन है? तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, लॉर्ड नॉटिंघम इसके जनक है। आधुनिक साम्य विधि के जनक लॉर्ड नॉटिंघम। क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार है, साम्य विधि शास्त्र नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो साम्य विधि शास्त्र है, ये पुस्तक किसने लिखी? लॉ ऑफ इक्विटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो आंसर है वो सी नंबर सही है, पामराय इसके लेखक है। साम्य विधि के लेखक पामराय। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, मानव की गलती को माफ कर देना ही साम्य है। विधि की ओर नहीं, विधायन की ओर, शब्दों की ओर नहीं, अभिप्राय की ओर, कार्य की ओर नहीं, भावना की ओर, अंश की ओर नहीं, वरन संपूर्ण की ओर इत्यादि उपरोक्त कथन किस विद्वान की परिभाषा का अंश है? मानव की गलती को माफ कर देना ही साम्य है। यह कथन अरस्तु का है। याद करेंगे, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मानव की गलती को माफ कर देना, यह कथन है अरिस्टोटल का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, यह प्रसिद्ध कथन लॉर्ड नॉटिंघम के बारे में किस विद्वान ने कहा है कि लॉर्ड नॉटिंघम ने साम्य को संयोग के विषय से सिद्धांत का विषय बना दिया? ये कथन किसका है? तो इसका जो आंसर है वो नंबर डी होगा। एक बार पुनः सुन लीजिएगा ये प्रश्न। प्रसिद्ध कथन नॉटिंघम के बारे में किस विद्वान ने कहा है कि लॉर्ड नॉटिंघम ने साम्य को संयोग के विषय से सिद्धांत का विषय बना दिया? ये स्ट्रैटन का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, साम्य समस्त विधियों की आत्मा एवं प्राण है। इसके द्वारा वास्तविक विधि को अर्थ प्राप्त होता है और प्राकृतिक विधि का निर्माण होता है। इस संबंध में साम्य न्याय का पर्याय है, क्योंकि वो नियमों का यथार्थ एवं सही निर्वचन है। यह परिभाषा किस विद्वान के द्वारा दी गई है? एक बार पुनः सुनिएगा। साम्य समस्त विधियों की आत्मा एवं प्राण है। इसके द्वारा वास्तविक विधि को अर्थ प्राप्त होता है और प्राकृतिक विधि का निर्माण होता है। इस संबंध में साम्य न्याय का पर्याय है, क्योंकि वो नियमों का यथार्थ एवं सही निर्वचन है। यह परिभाषा किस विद्वान की है? तो इसका आंसर सी नंबर सही होगा, ब्लैक स्टोन का ये कथन है। नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, साम्य विधि उचित रूप में उपचारात्मक न्याय का वह भाग है जिसका अनन्य रूप में प्रशासन साम्य के न्यायालय द्वारा किया जाता था, और जो उपचारात्मक न्याय के उस भाग से एकदम भिन्न था जिसका अनन्य रूप में प्रशासन सामान्य विधि के न्यायालय द्वारा किया जाता था। उपरोक्त परिभाषा किस विद्वान द्वारा दी गई है? साम्य विधि, क्वेश्चन एक बार पुनः सुनिएगा। साम्य विधि उचित रूप में उपचारात्मक न्याय का वह भाग है जिसका अनन्य रूप में प्रशासन साम्य के न्यायालय द्वारा किया जाता था, और जो उपचारात्मक न्याय के उस भाग से एकदम भिन्न था जिसका अनन्य रूप में प्रशासन सामान्य विधि के न्यायालय द्वारा किया जाता था। यह परिभाषा किसकी है? तो क्वेश्चन का आंसर यो है, इसका ये स्टोरी की
परिभाषा है या स्टोरी का कथन है, स्टोरी नहीं है, कथन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन 7, साम्य विधि नियमों का वह समूह है जिसका प्रशासन यदि न्याय तंत्र अधिनियम पारित नहीं होते आंग्ल न्यायालयों द्वारा किया जाता, जिन्हें साम्य के न्यायालय के नाम से जाना जाता है। उपरोक्त परिभाषा किस विद्वान द्वारा दी गई है? तो ये परिभाषा है मैटलैंड की। एक बार पुनः सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2-3 बार आपको सुनना पड़ेगा ताकि ये कंठस्थ हो जाए। साम्य विधि नियमों का वह समूह है जिसका प्रशासन यदि न्याय तंत्र अधिनियम पारित नहीं होते आंग्ल न्यायालयों द्वारा किया जाता एवं जिन्हें साम्य के न्यायालय के नाम से जाना जाता। तो ये परिभाषा किस विद्वान की है? तो ये परिभाषा है मैटलैंड की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, साम्य विधि किस देश की देन है? जो साम्य विधि है वो किस देश की देन है? तो इसका आंसर नंबर ए सही है, साम्य विधि इंग्लैंड की देन है। साम्य विधि किस देश की देन है? इंग्लैंड की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, साम्य विधि की विषय वस्तु है, क्या विषय वस्तु है? तो इसके ऑप्शन है मृत व्यक्ति की संपदा का प्रशासन, नंबर बी साझेदारी का विघटन एवं प्रशासन, नंबर सी धारणाधिकार एवं भार, नंबर डी लिखित एवं विलेखों का अनुसमर्थन, आपस्त एवं विलोपन। तो ये उपरोक्त सभी ही सही है। साम्य विधि की विषय वस्तु, ये उपरोक्त सभी ऑप्शन सम्मिलित है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन 10, मध्य युग में सद विवेक एवं साम्य स्वामी जुड़वा बच्चों के सदस्य थे जो बिना अलग किए ही एक दूसरे से संतुष्ट थे। ये कथन किस विद्वान का है? एक बार पुनः सुनिएगा, मध्यकालीन युग में सद विवेक एवं साम्य स्वामी जुड़वा बच्चों के सदस्य थे जो बिना अलग किए ही एक दूसरे से संतुष्ट थे। ये कथन किस विद्वान का है? तो इसका सही आंसर होगा हैनबेरी। ये कथन हैनबेरी का है। क्वेश्चन नंबर 11, केवल धर्मशास्त्रों पर आश्रित होकर नियमों का प्रतिपादन नहीं किया जाना चाहिए, युक्तिहीन विचार से धर्म की हानि होती है। ये कथन किसका है? एक बार पुनः सुनेंगे, केवल धर्म शास्त्रों पर आश्रित होकर नियमों का प्रतिपादन नहीं किया जाना चाहिए, युक्तिहीन विचार से धर्म की हानि होती है। ये कथन किसका है? ये कथन है बृहस्पति का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, भारत का कौन सा अधिनियम पूर्णतः साम्य न्याय एवं शुद्ध अंतःकरण पर आधारित है? तो नंबर डी इसका सही आंसर होगा, न्याय अधिनियम। भारत का कौन सा अधिनियम पूर्णतः साम्य न्याय एवं शुद्ध अंतःकरण पर आधारित है? न्याय अधिनियम पूर्णतः साम्य एवं शुद्ध अंतःकरण पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है, साम्य का प्रादुर्भाव विधि को नष्ट करने के लिए नहीं अपितु इसकी पूर्ति के लिए हुआ था। ये कथन किसका है? तो उसका उत्तर इस प्रकार है, ये कथन है मैटलैंड का। मैटलैंड का ये कथन है, साम्य का प्रादुर्भाव विधि को नष्ट करने के लिए नहीं अपितु इसकी पूर्ति के लिए हुआ। ये कथन किसका है? मैटलैंड का। आप सबको केवल सही ऑप्शन ही पढ़ के बता रहा हूं जिससे माइंड में ट्रिगर हो जाए, वन लाइनर की ही भांति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा साम्य का त्रिमुखी क्षेत्राधिकार है? तो इसका जो आंसर होगा वो नंबर बी या डी सही होगा। उपरोक्त सभी इसमें सही है, समवर्ती क्षेत्राधिकार, सहायक क्षेत्राधिकार और अनन्य क्षेत्राधिकार, ये सभी सही है। त्रिमुखी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ये समस्त ऑप्शन सही है, समवर्ती क्षेत्राधिकार, सहायक क्षेत्राधिकार और अनन्य क्षेत्राधिकार। क्वेश्चन नंबर 15, साम्य के अनन्य क्षेत्राधिकार का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। साम्य के अनन्य क्षेत्र का
सबसे अच्छा उदाहरण न्यास है। न्यास साम्य के अनन्य क्षेत्र का सबसे अच्छा उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, साम्य के न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह सामान्य विधि की कठोरता को कम करे। यह कथन किसका है? तो ये कथन है ब्लैकस्टोन जी का। साम्य के न्यायालय का कर्तव्य है कि वो सामान्य विधि की कठोरता को कम करे। ये कथन किसका है? ब्लैकस्टोन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, सामान्य विधि से रहित तो साम्य हवाई महल बन जाता है। यह कथन किस विद्वान का है? सामान्य विधि से रहित साम्य हवाई महल बन जाता है, यह मैटलैंड का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, साम्य अथवा विधि का कुल विरोध तत्व अथवा सिद्धांत के संबंध में उतना नहीं था जितना कि उसके स्वरूप एवं इतिहास में था। यह कथन किस विद्वान का है? एक बार क्वेश्चन पुनः सुनेंगे। साम्य अथवा विधि का कुल विरोध तत्व अथवा सिद्धांत के संबंध में उतना नहीं था जितना कि उनके स्वरूप एवं इतिहास में था। यह कथन किस विद्वान का है? तो यह कथन स्नेल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, साम्यिक अधिकारों एवं हितों का सृजन इसलिए किया गया ताकि नंबर ए, न्यायपूर्ण एवं निष्कपट व्यवहारों का प्रोत्साहन हो सके। नेक्स्ट नंबर बी, उत्पीड़न एवं दमन को नियंत्रित किया जा सके। नेक्स्ट नंबर सी, विश्वास की रक्षा हो सके। और नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो ये डी ऑप्शन ही इसका सही आंसर होगा। साम्यिक अधिकारों एवं हितों का सृजन इसलिए किया गया ताकि न्यायपूर्ण एवं निष्कपट व्यवहारों को प्रोत्साहन मिल सके, उत्पीड़न एवं दमन को नियंत्रित किया जा सके और विश्वास की रक्षा हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, साम्यिक हित लोकबंदी एवं व्यक्तिबंदी अधिकार के बीच प्रशंकर के रूप में होते हैं। यह कथन किस विद्वान का है? एक बार पुनः सुनेंगे। साम्यिक हित लोकबंदी एवं व्यक्तिबंदी अधिकार के बीच प्रशंकर के रूप में होते हैं। यह कथन किस विद्वान का है? तो यह कथन हैनबेरी जी का है। साम्यिक हित लोकबंदी एवं व्यक्तिबंदी अधिकार के बीच प्रशंकर के रूप में होते हैं। कथन किसका है? हैनबेरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, सूचना के प्रकार कौन कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए, वास्तविक सूचना। डी, अध्यारोपित सूचना। नंबर सी, अनव्याश्रित सूचना। नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो इसके सभी ऑप्शन सही है। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। नंबर 22, उबीजस इबी रिमेडियम का तात्पर्य क्या है? ये रोमन लैंग्वेज में है। उबीजस इबी रेमीडियम का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए, साम्य विधि का अनुसरण करता है। नंबर बी, समता ही साम्य है। नंबर सी, न्याय एवं शुद्ध अंतःकरण ही साम्य है। नंबर डी, जहां अधिकार वहां उपचार। तो नंबर डी इसका सही आंसर होगा, जहां अधिकार वहां उपचार। उबीजस इबी रिमेडियम, जहां अधिकार वहां उपचार। नेक्स्ट नंबर 23, उबीजस इबी रिमेडियम से संबंधित बाद है। सही आंसर ही इसका केवल पढ़ेंगे एसबी बनाम व्हाइट। एसबी बनाम व्हाइट से उबीजस इबी रिमेडियम से संबंधित बाद है। एसबी बनाम व्हाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, साम्य किसी अपकृति को उपचार विहीन नहीं रहने देगा। इस आधार सूत्र का पूर्ण रूप से प्रतिपादन किस भारतीय विधि में किया गया? एक बार पुनः सुनेंगे। साम्य किसी अपकृति को उपचार विहीन नहीं रहने देगा। इस आधार सूत्र का पूर्ण रूप से प्रतिपादन किस भारतीय विधि में किया गया है? ऑप्शन इसके इस प्रकार है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 115 में, भारतीय संविधान में। नंबर सी, सीपीसी की धारा 151 में। नंबर डी, उपरोक्त ए और बी दोनों। तो ए और बी इसके सही आंसर दोनों ही है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 115 में, जो कि भारतीय संविधान के अंतर्गत ही है।
क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 की किस धारा में साम्य न्याय एवं शुद्ध अंतःकरण के सिद्धांतों का पूर्ण प्रतिपादन किया गया है? भारतीय दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 की किस धारा में साम्य न्याय एवं शुद्ध अंतःकरण के सिद्धांतों का पूर्ण प्रतिपादन किया गया? इसका उत्तर सी सही है। भारतीय दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 151 में साम्य न्याय एवं शुद्ध अंतःकरण के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, साम्य का कौन सा आधार सूत्र पारस्परिकता के सिद्धांत पर आधारित है? नंबर ए, जहां साम्य के इच्छुक व्यक्ति को साम्य का पालन करना चाहिए, यही इसका सही आंसर है। साम्य के इच्छुक व्यक्ति को साम्य का पालन करना चाहिए। साम्य के आधार सूत्र पारस्परिकता के सिद्धांत पर आधारित है। साम्य के इच्छुक व्यक्ति को साम्य का पालन करना चाहिए। नेक्स्ट नंबर 27, इग्नोरेंसिया फैक्टी एक्सकसेंट का तात्पर्य क्या है? इग्नोरेंसिया फैक्टी एक्सकसेंट का तात्पर्य क्या है? नंबर ए, विधि की भूल क्षम्य होती है। नंबर बी, तथ्य की भूल क्षम्य होती है। नंबर सी, उपरोक्त ए बी दोनों, डी उपरोक्त सभी। लेकिन इसका सही आंसर है तथ्य की भूल क्षम्य होती है। इग्नोरेंसिया फैक्टी एक्सक्यूसेंट का मतलब तथ्य की भूल क्षम्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन 28, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विधि की भूल क्षम्य होती है। नंबर बी, तथ्य की भूल क्षम्य होती है। नंबर सी, विदेशी विधि एवं संबंध की भूल क्षम्य होती है। नंबर डी, उपरोक्त बी और सी दोनों। तो विधि की भूल क्षम्य होती है और तथ्य की भूल क्षम्य होती है। तो बी जो है विदेशी विधि के संबंध में भूल क्षम्य होती है। तो बी और सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, इग्नोरेंसिया जूरिस नॉन एक्सक्यूसेंट का तात्पर्य क्या है? तो इसका इग्नोरेंसिया जूरिस नॉन एक्सक्यूसेंट का तात्पर्य है विधि की भूल क्षम्य नहीं है। ये सी इसका सही आंसर होगा, विधि की भूल क्षम्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, साम्य कानून में समानता के कारण उत्पन्न दोषों का सुधार है। मनुष्य की गलतियों को क्षमा करना ही साम्य है। ये कथन किस विद्वान का है? तो ये कथन किसका है? नंबर ए, अरस्तु का कथन है। साम्य कानून में समानता के कारण उत्पन्न दोषों का सुधार है। मनुष्य की गलतियों को क्षमा करना ही साम्य है। नंबर 31, साम्यिक विबंधन के सिद्धांत को अपनाया गया है। तो ऑप्शन इसके इस प्रकार है, संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 41, नंबर बी टीपीए की धारा 43, नंबर सी संविदा अधिनियम की धारा 15, नंबर डी उपरोक्त ए और बी दोनों सही है। तो डी ही इसका सही आंसर होगा। ए और बी दोनों सही है, यानी संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 41 और नंबर बी टीपीए की धारा 43। नेक्स्ट नंबर 32, भारतीय सिविल प्रक्रिया संहिता में कहां पर साम्यिक प्रतिसाधन अधिमान्य किया गया है? तो नंबर बी इसका सही आंसर होगा, सीपीसी आदेश 20 नियम 19। भारतीय सिविल प्रक्रिया संहिता में साम्यिक प्रतिसाधन अधिमान्य कहाँ किया गया है? सीपीसी आदेश 20 नियम 19। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, साम्य विधि का उद्भव हुआ। नंबर ए, कमजोर व्यक्ति को न्याय प्रदान करने के लिए। नंबर बी, न्याय प्रशासन को सरल बनाने के लिए। नंबर सी, कानून की कठोरता को कम करने के लिए। नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा। साम्य विधि का उद्भव
कमजोर व्यक्ति को न्याय प्रदान करने, न्याय प्रशासन को सरल बनाने और कानूनी कठोरता को कम करने के लिए हुआ। नेक्स्ट नंबर 34, साम्य की विधि द लॉ ऑफ इक्विटी मुख्य रूप से। ऑप्शन इसके इस प्रकार है, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर आधारित है, सांविधिक उपबंधों पर आधारित है, नंबर सी न्यायालय के विवेक पर आधारित है, नंबर डी उपरोक्त सभी। तो ये इसका सही आंसर है, साम्य की विधि मुख्य रूप से प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 35, साम्य विचार करता है। नंबर ए साक्ष्यों की संख्या पर, नंबर बी सुविधा के संतुलन पर, नंबर सी पक्षकारों की हैसियत पर, नंबर डी उपरोक्त सभी। तो इसका बी सही आंसर है, साम्य विचार करता है सुविधा के संतुलन पर। नंबर 36, साम्य का संबंध है। साम्य का संबंध इससे है, नंबर ए पक्षकारों की अभिवचनों से, साक्ष्य से, नंबर सी शुद्ध अंतःकरण से, नंबर डी उपरोक्त सभी। तो साम्य का संबंध शुद्ध अंतःकरण से है, सी इसका राइट आंसर होगा। नंबर 37, साम्य समस्त विधियों की आत्मा तथा प्राण है, उसके द्वारा वास्तविक विधि को अर्थ प्राप्त होता है और प्राकृतिक विधि का निर्माण होता है। इस संबंध में साम्य न्याय का पर्याय है, क्योंकि वो नियमों का यथार्थ एवं सही निवर्चन है। यह परिभाषा किसकी है? तो यह परिभाषा ब्लैक स्टोन की है। एक बार पुनः सुनेंगे, इस तरीके के प्रश्न बहुत परीक्षा में आते हैं और जो कि हमें बहुत घुमाते हैं। साम्य समस्त विधियों की आत्मा तथा प्राण है, उसके द्वारा वास्तविक विधि को अर्थ प्राप्त होता है और प्राकृतिक विधि का निर्माण होता है। इस संबंध में साम्य न्याय का पर्याय है, क्योंकि वो नियमों का यथार्थ एवं सही निर्वचन है। ये परिभाषा है ब्लैक स्टोन की। नंबर 38, साम्य की शरण में आने वाले को, नंबर ए स्वच्छ हाथों आना चाहिए, नंबर बी निःशुल्क शुल्क न्याय शुल्क का संदाय करना चाहिए, नंबर सी विलंब नहीं करना चाहिए, नंबर डी उपरोक्त सभी। तो इसका ये सही आंसर होगा, साम्य की शरण में आने वाले को स्वच्छ हाथों से आना चाहिए। नंबर 39, साम्य ऐसे व्यक्ति को कोई उपचार प्रदान नहीं करेगा। नंबर ए जो शुल्क नहीं देता, नंबर बी जो साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करता, नंबर सी जो सद्भावना एवं शुद्ध अंतःकरण के विपरीत आचरण करता है। यही इसका सही आंसर होगा, साम्य ऐसे व्यक्ति को कोई उपचार नहीं करेगा जो सद्भावना एवं शुद्ध अंतःकरण के विपरीत आचरण करता है। क्वेश्चन नंबर 40, जागरूक की साम्य जागरूक की सहायता करता है, नंबर बी आलसी की भी सहायता करता है, नंबर सी जागरूक एवं आलसी दोनों की सहायता करता है, नंबर डी उपरोक्त सभी। तो साम्य केवल जागरूक की सहायता करता है, ये इसका सही आंसर होगा। साम्य किसकी सहायता करता है? जागरूक की। नेक्स्ट नंबर 41, समता ही साम्य है से क्या अभिप्राय है? नंबर ए पक्षकारों के साथ एक जैसा व्यवहार करना, नंबर बी धैर्य रखने वाले व्यक्ति की सहायता करना, नंबर सी व्यक्ति को एक पृथक इकाई मानते हुए उसके अधिकारों की रक्षा करना, नंबर डी उपरोक्त सभी। तो समता ही साम्य है से अभिप्राय है पक्षकारों के साथ एक जैसा व्यवहार करना, धैर्य रखने वाले व्यक्ति की सहायता करना, नंबर सी व्यक्ति को एक पृथक इकाई मानते हुए उसके अधिकारों की रक्षा करना। ये सभी ऑप्शन सही है, अतः डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42, साम्य की क्रिया, नंबर ए न्यायालय से संबंध रखती है, नंबर बी व्यक्ति से संबंध रखती है, नंबर सी साक्षियों से संबंध रखती है, नंबर डी उपरोक्त सभी। तो साम्य की क्रिया इन सब से संबंध रखती है, न्यायालय से भी, व्यक्ति से भी और साक्षियों से भी। नंबर 43, जहां दो सामयिक हितों में विवाद हो वहां समय की दृष्टि से पूर्व साम्य अभिभावी होगा, नंबर बी पश्चातवर्ती साम्य अभिभावी होगा, नंबर सी दोनों एक दूसरे पर अभिभावी होंगे, नंबर डी उपरोक्त सभी। तो ये इसका सही आंसर होगा, जहां दो साम्यिक हितों में विवाद हो वहां समय की दृष्टि से पूर्व साम्य ही अभिभावी होगा।
इसके 50 क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसके बचे हुए 50 प्रश्न आपको मिलेंगे। टोटल 100 प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप मिलेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है और इसी में आपको 5 तक का मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी अपलोड होगा। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दें और नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारा प्रोत्साहन हो सके। नेक्स्ट नंबर 44, जहां साम्य समान हो वहां न्यायालय का विवेक अभिभावी होगा। नंबर बी, जहां विधि अभिभावी होगी, यानी जहां साम्य समान हो वहां विधि भी अभिभावी होगी। यही इसका सही आंसर है। जहां साम्य समान होगा वहां विधि अभिभावी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, न्यास साम्य का केंद्र बिंदु तथा सार है, ये किसने कहा है? तो ये कथन किसका है? हेनबरी का कथन है। न्यास साम्य का केंद्र बिंदु तथा सार है, ये कथन किसका है? हेनबरी का ये कथन है। न्यास साम्य का केंद्र बिंदु तथा सार है, ये कथन किसका है? हेनबरी का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय न्यास अधिनियम किस तिथि को लागू हुआ? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय न्यास अधिनियम कब लागू हुआ? ये लागू हुआ 1 मार्च 1882 को। भारतीय न्यास अधिनियम 1 मार्च 1882 को लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, भारतीय न्यास अधिनियम का प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ेगा? ऑप्शन पहला ही सही है, संपूर्ण भारत पर। न्याय अधिनियम का प्रभाव संपूर्ण भारत पर पड़ेगा। न्यास अधिनियम का प्रभाव हमारे संपूर्ण देश पर लागू हुआ। नेक्स्ट नंबर 48, भारतीय न्यास अधिनियम के तहत वह व्यक्ति जो विश्वास रखता है उसको क्या कहा जाता है? न्यासी कहा जाता है या हिताधिकारी कहा जाता है या न्यासकर्ता कहा जाता है? प्रोप ए और सी दोनों। तो इसका जो सी है वो सही आंसर होगा। जो वह व्यक्ति जो विश्वास रखता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है न्यासकर्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय न्यास अधिनियम के तहत वह व्यक्ति जो विश्वास प्रतिग्रहीता करता है उसे क्या कहा जाता है? जो विश्वास प्रतिग्रहीता करता है उसे क्या कहा जाता है? उसे न्यासी कहा जाता है। न्यासी उसे कहा जाता है। भारतीय न्यास अधिनियम के तहत जो व्यक्ति विश्वास प्रतिग्रहीता करता है उसे क्या कहा जाता है? न्यासी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय न्यास अधिनियम के तहत वो व्यक्ति जिसके फायदे के लिए विश्वास प्रतिग्रहित किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? उसे हिताधिकारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिताधिकारी। भारतीय न्यास अधिनियम के तहत वो व्यक्ति जिसके फायदे के लिए विश्वास प्रतिग्रहित किया जाता है उसे हिताधिकारी कहा जाता है। ये क्वेश्चन लगभग हम सब लोगों के लिए थोड़ा ओड लगते हैं, इसलिए 2-3 बार तो सुनना पड़ेगा तभी ये ट्रिगर हो पाएंगे माइंड में। इन क्वेश्चंस को वन लाइनर की तरीके से इसलिए पढ़ा ताकि सही आंसर ही हमारे माइंड में ट्रिगर हो, क्योंकि और चीजें हैं इनको याद रख पाना थोड़ा कठिन कार्य है। 2-3 बार सुनना पड़ेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, बहुत अच्छा लगे सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी आएगा। 50 प्रश्न तब तक कंफर्म करिएगा और बहुत ही जल्दी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। वीडियो पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।